हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देवेंद्र फडणवीस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। आइए दिखाते हैं कि सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से। वसूली कांड पर देवेंद्र फडणवीस आज क्या कुछ दावे करते हैं, क्या खुलासे करते हैं और क्या मांग होगी उनकी महाराष्ट्र सरकार से। नमस्कार. पहिल्यांदाच मी क्षमा मागणार आहे की आपल्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे आपण पहिले मराठीमध्ये प्रेस करतो, मग हिंदीमध्ये करतो. परंतु माननीय पवार साहेबांनी हा विषय राष्ट्रीय केलेला असल्यामुळे आज आपला प्रघात बदलून आणि तमाम मराठी पत्रकारांची आणि माय मराठीची क्षमा मागून मी आजची पत्रकार परिषद ही हिंदीत सुरू करणार आहे. त्यांच्या एवढं चांगलं इंग्लिश माझं नाही आहे. हम सभी जानते हैं कि एंटीलिया के सामने जो बॉम्ब की गाड़ी पकड़ी गई और उसके बाद कुछ इवेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ. उन घटनाओं में एपीआई सचिन वाजे ये अरेस्ट हुए. एटीएस ने भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया और कई चीजें इसमें से बाहर आई. और इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री परमवीर सिंह, इन्होंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और उस पत्र में उन्होंने ये आरोप लगाया कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली के टारगेट्स ये गृह मंत्री जी ने एपीआई वाजे और उनकी टीम को दिए थे और उसी के चलते एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई. वो कोर्ट में भी गए. कल आदरणीय शरद पवार साहब इस मामले को लेकर उन्होंने एक प्रेस की और परमवीर के दावे इसलिए झूठे हैं कि गृह मंत्री तो 1 तारीख से 15 तारीख तक अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटाइन थे. और जो ट्वीट्स पवार साहब के हैंडल से हुए उन ट्वीट्स में ये दिखाई पड़ता है कि मानो गृह मंत्री जी ये नागपुर में होम क्वारंटीन थे. सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से कई लोगों ने देखा भी है, कुछ ने बताया भी है, ये माननीय गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है. 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे. उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था. और अगर हम देखेंगे तो 15 तारीख से वे अपने घर पर थे, लेकिन मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है. पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है. उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का. और अगर हम देखें तो इसमें तारीख जो है एक 17 फरवरी है,
17 फरवरी में जो लिखा हुआ है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी मुंबई रहेंगे, उद्धव ठाकरे जी अपने सोई अनुसार, अजित पवार जी मुंबई, शरद पवार जी पुणे, नितिन गडकरी जी दिल्ली और अनिल देशमुख जी इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 वाजता, 15 बजे आणि 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन। दूसरा एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है जिसमें वापस, चूंकि ये सारे Z+ प्रोटेक्टिव होंगे इसलिए इन्हीं का नाम इसमें आता है। फिर कोश्यारी जी, उद्धव ठाकरे जी, कोश्यारी जी मुंबई, उद्धव ठाकरे जी सोई अनुसार, अजित दादा पवार सह्याद्री अतिथीगृह 15 बजे, 3 बजे शरद पवार साहब मुंबई, नितिन गडकरी जी दिल्ली, अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। अब ये मैनिफेस्ट है, ये गए कि नहीं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन ये पुलिस के मूवमेंट के मैनिफेस्ट ये मेरे हाथ में लगे हुए हैं। सबसे महत्व की बात इसमें यह है कि जो परमवीर सिंह इन्होंने पत्र लिखा है, आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था, उस पत्र में SMS का एक या WhatsApp जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है, और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ HM सर, और उसमें ACP पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फेब्रुआरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई है, और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। दूसरा एक महत्व का विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने परसों की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी प्रकार से वही COI जब उस समय थी, वही COI अभी भी थी, और मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे आने से पहले भी माननीय RR पाटिल जी के समय कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही COI थी, श्रीमती रश्मि शुक्ला, और इसलिए उनको तीनों गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। तो उनको जब ये जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में DG साहब के ध्यान में ला कर दिया, और फिर नियम के अनुसार माननीय DG साहब ने उसमें थ्रू DG एक परमिशन ACS होम को मांगी गई कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेक्शन पे लगा दें, और बकायदा ACS होम ने वो परमिशन दी। उस परमिशन के तहत जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी, और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम चर्चाएं
ये इसमें से बाहर आने लगी। और ये सारी चीजें ध्यान में आने के बाद इसको सारा कंप्लीट इसका रिपोर्ट उस समय सीओआई ने तैयार किया और 25/8/2020 को यह रिपोर्ट सीओआई ने, कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने डीजी साहब को दिया और डीजी साहब ने 26 तारीख को, ये अनसाइंड है लेकिन जो मंत्रालय में वो साइंड है, अब उसकी चिंता मत कीजिए। Hence it is recommended that this be brought to the notice of Honorable Chief Minister at the earliest, and an immediate and comprehensive inquiry be ordered by the state CID to identify concerned individuals and take necessary legal action. It is also advised that the secrecy of the report be ensured in order to prevent unnecessary scrutiny which may bring disrepute to the government. ऐसा बिल्कुल क्लियर पत्र ये डीजी साहब ने उसके बाद लिखा 26/8। पहला जो है जो सीओआई ने लिखा हुआ है वो 25/8/2020 का है, यानी आज से 9 महीने पहले, कितना, हाँ 8-9 महीने पहले। दूसरा वो 26/8 का है। मेरी जानकारी के अनुसार उसके बाद इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया। और ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 GB का, 6.3 GB का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। लेकिन जब यह ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को, वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया गया। उसके बाद चूंकि उनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल था, सारे उनके सीआर बिल्कुल अच्छे थे, तो उसके चलते उनको प्रमोशन देना ही पड़ा। तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्ट ही अस्तित्व में नहीं। और सरकार पोस्ट तैयार कर सकती है, लेकिन उनको देते समय कैबिनेट का भी अप्रूवल नहीं दिया पोस्ट तैयार करने के लिए। और 10x10 का केबिन उनको दिया गया, मतलब उनको बताया गया कि आपने ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे लोग इसके कारण एक्सपोज होते हैं। और जैसा मैंने कहा, जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है, उनको वही पोस्टिंग्स मिली है।
और इसलिए ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार का मामला है। मैं उनका लेटर जरूर आपको एक्सेस कराऊंगा, पर मैं उसके एनेक्स्चर्स और ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव नेचर की है। इसमें कई अफसरों के नाम आते हैं, कुछ सीनियर अफसर्स के भी नाम आते हैं, और इसलिए मैंने आज शाम को दिल्ली में होम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मांगी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूं और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा, चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे, इस प्रकार की मांग मैं होम सेक्रेटरी को करने वाला हूं। आपल्याला माहिती आहे की काल माननीय पवार साहेबांनी दिल्लीला एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि श्री अनिल देशमुख जी पहिले ॲडमिट होते, नंतर होम क्वारंटीन होते, त्यामुळे परमवीर सिंग यांचं पत्र चुकीचं आहे असा सांगण्याचा प्रयत्न केला। मात्र त्यानंतर तात्काळ मी एक व्हिडिओ रिलीज केला आणि त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी स्पष्टपणे त्यांनी घेतलेली प्रेस दाखवली आणि त्यानंतर माननीय पवार साहेबांचे जे ट्वीट्स आहेत, देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और हफ्ता वसूली कांड पर आज उन्होंने कुछ और अहम बातें सामने रखी और 10 बड़ी बातें आज जो है वो 15 से 27 फरवरी तक होम आइसोलेशन में अनिल देशमुख नहीं थे। इस बीच वो अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे और 15 फरवरी को वो प्राइवेट जेट से मुंबई भी आए। त्या झाल्या आहेत की नाही मी याच्यावर काही भाष्य करणार नाही। त्यासोबत श्री परमवीर सिंग यांनी जे काही त्या ठिकाणी पत्र लिहिलं आहे, त्या पत्रामध्ये SMS किंवा व्हॉट्सॲपचा जो पुरावा लावला आहे, त्यामध्ये अतिशय स्पष्टपणे परमवीर विचारतायत की वाजे कधी भेटले, आणि त्यात ते पाटील असं म्हणतायत फेब्रुवारी एंडला। त्यामुळे काल पवार साहेबांनी चौकशीही न करण्याकरता किंवा राजीनामा द्यायची आवश्यकता नाही याकरता जी कारणं सांगितली, मला असं वाटतं की पवार साहेबांना चुकीचं ब्रीफिंग देण्यात आलं आणि एवढ्या मोठ्या नेत्याला अशा प्रकारे चुकीच्या गोष्टी त्यांच्या तोंडातून वदवून उघडं पाडलं। खरं म्हणजे एनसीपीनेच विचार केला पाहिजे की याच्या पाठीमागे कोण आहे, कारण त्यातली सगळ्या गोष्टी या चुकीच्या निघालेल्या आहेत आणि 15 ते 27च्या दरम्यान कोण कोण त्यांच्या घरी गृहमंत्र्यांना भेटत होतं या संदर्भातली सगळी माहिती ही आपल्याला उपलब्धच आहे किंवा उपलब्ध होऊ शकते। मी त्याहीपेक्षा एका गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधू इच्छितो आणि ती म्हणजे मी परवाच्या माझ्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये अतिशय स्पष्टपणे बोललो होतो की एक परमवीर सिंग हे अशा प्रकारे तक्रार करणारे पहिले व्यक्ती नाही आहेत, तर त्याच्यापूर्वी डीजींनी एक रिपोर्ट दिलेला आहे आणि माझ्याकडे आता त्यावेळेच्या कमिशनर इंटेलिजन्सच्या रिपोर्टची कॉपी आहे। त्या कॉपीसोबतचे सगळे एनेक्स्चर्स आहेत आणि जवळजवळ हा डेटा आहे 6.3 GB की ज्याच्यामध्ये सगळ्या कॉल रेकॉर्डचा इंटरसेप्शन आहे। आणि याच्यामध्ये ज्यावेळेस मी मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस 2017 साली आम्हाला असंच लक्षात आलं होतं की एका हॉटेलमध्ये डीलिंग होत आहेत, काही पोलीस अधिकारी तिथे जात आहेत। तात्काळ मी कमिशनर इंटेलिजन्सला सांगितलं, मग आम्ही मुंबई पोलिसांना सोबत घेतलं, त्याचं कंप्लीट इंटरसेप्शन केलं आणि त्या ठिकाणी धाड टाकून त्यांना पकडलं
8 लोकांना 7-8 लोकांना जेलमध्ये टाकलं, त्यांच्यावर चार्जशीट देखील दाखल केली. त्यामुळे त्याच सीओआय आत्ता असल्यामुळे त्यांना हे लक्षात आल्याबरोबर त्यांनी तात्काळ डीजींची परवानगी घेतली, डीजींनी एसीएस होमची परवानगी घेतली, काही लोकांचे नंबर इंटरसेप्शनवर लावले आणि कुछ लोगों के नंबर इंटरसेप्शन पर लगाए गए, काही राजकीय नेते आणि और इसमें कुछ पुलिस अधिकारी, कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटी संवाद कन्व्हर्सेशन हे बाहेर यायला लागले आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर इनके कुछ कन्वर्सेशन बाहर आने शुरू हो गए की यातनं खूप मोठा रॅकेट हे तयार झाला आहे और ये पता चला कि एक बहुत बड़ा रैकेट तैयार हो चुका है. सरकारमधल्या गृह मंत्रालयातल्या गृहमंत्र्यांचे लोकांचे सगळ्यांचे संबंध हे दिसत आहेत. और ये भी मालूम पड़ा कि गृह मंत्रालय के कई लोगों के संबंध इस रैकेट में शामिल है. रिपोर्ट डीजी साहेबांच्या थ्रू एसीएस होमला दिला, एसीएस होम साहेबांच्या माध्यमातून तो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे गेला, मुख्यमंत्र्यांनी तो पाहिला, रिपोर्ट डीजी साहब के जरिए एसीएस होम को दी गई, एसीएस होम के जरिए मुख्यमंत्री को पहुंची. आजपर्यंत त्या रिपोर्टवर कुठलीही कारवाई झाली नाहीये. आपण जर बघितलं तर रिपोर्ट पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है. स्पष्टपणे आपल्या पत्रात म्हटलेलं आहे की फार सिरियस आहे आणि याची उस समय के डीजी ने अपने पत्र में ये कहा हुआ है कि मामला बहुत सीरियस है. आधी पीएसआयची एपीआयची चौकशी देखील त्या ठिकाणी त्यांनी या बाबतीत केली नाही आणि और एपीआई की जो जांच है उसकी भी जानकारी अब तक उपस्थित केला सामने नहीं आई है. त्या कमिशनर इंटेलिजन्सलाच त्या ठिकाणी शिक्षा देण्यात आली. त्यांचं प्रमोशन डीजीचं होतं, सिनियर मोस्ट होत्या तर थांबवलं, त्यांच्या नंतरच्यांना उस समय के कमिश्नर इंटेलिजेंस को आणि त्यांना अलग किया गया, आवश्यकच उनकी प्रमोशन रोकी गई. सीआर चांगले होते म्हणून उनका कंडक्ट अच्छा था, एक विशेष लेकिन उनका प्रमोशन रोका गया. कॅबिनेटच्या अप्रुव्हल शिवाय डीजी सिव्हिल डिफेन्स 10x10चं केबिन आणि त्यांना त्या ठिकाणी प्रमोशन दिल्याचं दाखवलं आणि त्यांच्यावर अन्याय केला. डीजी सिविल डिफेंस की याच्यामध्ये ज्यांची नावं आली, के एक छोटे से केबिन को दिया गया रश्मि शुक्ला जी को और उनका प्रमोशन हुआ ऐसा उन्हें दिखाया गया. लोकांचं पोस्टिंग हे ज्यावेळेस समोर आलं त्यावेळी डीजी साहेबांनी त्याला ऑब्जेक्शन घेतलं. डीजी म्हणाले की यांचं पोस्टिंग करणं योग्य नाहीये. पण उस समय के डीजी सुबोध जायसवाल ने इस पूरे मामले में ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि इस तरीके से प्रमोशन करना ठीक नहीं है. डीजी सुबोध जायसवाल यांनी सेंट्रल डेप्युटेशन घेतलं. त्यांनी सांगितलं पाप माझ्या हातून करू नका. इसलिए तत्कालीन जो डीजी हैं सुबोध जायसवाल उन्होंने सेंट्रल डेप्युटेशन लिया और कहा कि इस तरीके के कार्य को मैं नहीं कर सकता. यांनी देखील सेंट्रल डेप्युटेशन घेतलं आणि म्हणून और उसके बाद रश्मि शुक्ला ने भी सेंट्रल डेप्युटेशन ले लिया. पोलीस दलाला आणि गृह विभागाला लाजिरवाणा अशा प्रकारचा सगळा प्रकार आहे. मला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटतं, मुझे इस बात का आश्चर्य है याच्यावर कुठलीही कारवाई का कि केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले में अब तक चुप्पी क्यों साधे रखी है. आणि ज्यांनी अशा प्रकारे सगळं बाहेर काढलं, मुख्यमंत्र्यांकडे जीएडी जो पत्र गृह मंत्री के पास पहुंचाया गया और इस पूरे मामले की ऑन रिकॉर्ड ब्रीफिंग दी गई, ये बात अब तक छुपाई क्यों गई. अन्याय का झाला, म्हणजे एक क्यों रश्मि शुक्ला मंत्र्यांनीच पर अन्याय हुआ और क्यों मुख्यमंत्री ने इस पर चुप्पी तर ते चुकीचं साधे होणार नाही. आणि म्हणून आता हे सगळं अत्यंत महत्वाचं आहे. इसलिए ये सब बहुत जरूरी हो चुका है देतोय कि आप सबको ये सारी चीजें बताई जाए. या फार सेन्सिटिव्ह गोष्टी आहेत. ये बहुत ही सेंसिटिव मामले हैं. नाव आहेत, अधिकाऱ्यांची नावं आहेत, बऱ्याच लोकांची नावं कुछ आईपीएस अधिकारियों के नाम है. दिल्लीला चाललो आहे. इसलिए मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ. मी भेटून ही सगळी इन्फॉर्मेशन दिल्ली जाके गृह सचिव को मिलकर इन तमाम बातों की जानकारी मैं गृह सचिव को दूंगा त्यांच्याकडे मी देतोय आणि मी त्यांना और साथ ही सबूत भी रखूंगा की याच्यामध्ये आयपीएस ऑफिसरचे कस्टोडियन ते असल्यामुळे याची सीबीआयची इन्क्वायरी ही त्यांनी करावी अशा प्रकार. और मैं ये मांग करूंगा कि इस पूरे मामले में आईपीएस अफसर की जो भूमिका है उसको लेकर और तमाम जो बातें हैं उसको लेकर सीबीआई की जांच की जाए. मैं सीबीआई की जांच की मांग करूंगा. एक प्रश्न मी आधीच सांगितलेलं आहे
त्याच्यामध्ये अधिकारी राजकारणी सगळ्यांची नावं आहेत. विनय आप मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस पूरे मामले में अधिकारियों के नाम है, राजनेताओं के नाम है। विनय 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 जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की है उसमें भी इस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, कहा गया है कि ये दबाया गया है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को ये रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी? देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, ये तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा। लेकिन मैं केंद्र सरकार के पास इसको होम सेक्रेटरी जो इसके कस्टोडियन है उनके पास में पहुंचाऊंगा। हो प्रीति, इसके बाद प्रीति मला असं वाटतं की मुख्यमंत्र्यांना याचं गांभीर्य लक्षात आलं होतं, तथापि मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले की गंभीरता पहले ही समझ में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया। इतक्या गंभीर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करण्याचं नेमकं कारण काय आहे? अजून त्याच्या मागे गंभीर काय आहे? मामले में, इस गंभीर प्रकरण में उन्होंने क्यों इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया, इसका कारण क्या है, इसकी भी जांच कराई जाए। रिपोर्ट में ट्रांसफर को लेकर पैसे की बातचीत हुई थी, एक ट्रांसफर के लिए कितने पैसे लिए गए? देखिए, इतने डिटेल्स में नहीं कहूंगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, इसकी तमाम बड़ी बातें हमने आपको दिखाई और मनसुख मर्डर केस में एटीएस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे पूरी डिटेल्स के साथ, बस एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।